नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 23 मार्च है। शहर के मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है शाम को। हालांकि दिन में थोड़ी गर्मी थी, पर ये माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन थोड़े ठंडे निकल सकते हैं और हो सकता है शाम तक कुछ बूंदाबांदी के आसार भी हो जाए। हम खबरें शुरू करते हैं। आज हम पत्रिका खबरें शुरू करेंगे और हम आपको एक जानकारी भी देना चाहते हैं। हमने इसी प्लेटफॉर्म से आपसे कहा था कि सरकार को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और सरकार झूठ बोलने की बजाय तथ्यात्मक जानकारी पे आकर अपनी बात रखे सही तरीके से रखे। आज ये जो अपने गैस कंपनियां हैं उन्होंने सरकार को कहा है कि जो टंकियां हैं 14 किलो 200 ग्राम की, उसको घटाकर 8 या 10 किलो की कर दी जाए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लगभग सभी लोगों को हम 1-2 महीने गैस पूरा पाएंगे। आने वाला संकट बहुत बड़ा है गैस को लेकर और आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी अवतरित हुए थे न संसद में और उन्होंने बता दिया कि आने वाला भविष्य समय जो है बहुत कठिन होगा। कोरोना काल जैसी तैयारियां हमको लगेगी। सार ये है कि हम दूसरे देशों से अब गैस और आपूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि हम अमेरिका से बंधे हुए हैं और उसी के कारण हम रशिया से अब गैस और ये आपूर्ति, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा खजाना है प्राकृतिक गैस का, पर हम नहीं ले सकते जब तक हमें अमेरिका नहीं कहेगा। ऐसी स्थितियों में हमारा मामला बहुत फंसा हुआ रहेगा। ईरान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी नहीं है इसलिए, पर उससे आखिरी में बात करेंगे। हम सबसे पहले खबरों पर बात करते हैं। आज आपसे पत्रिका खबर को उठा रहा हूँ मैं। इंदौर एयरपोर्ट का होगा मेगा विस्तार। 150 एकड़ जमीन में होगा अधिग्रहण। 150 एकड़ जमीन का होगा। सिंहासा, नैनोद, कोड़िया, बड़ी सिरपुर की 150 एकड़ जमीन अधिग्रहित हो रही है। इसी के साथ आज प्रमोद द्विवेदी ने एक सवाल भी उठाया है कि 2 कॉलोनियाँ इसी 150 एकड़ जमीन में आ रही हैं जिसके अंदर एनओसी दी हुई है और उसके अंदर बाकायदा कॉलोनी कट भी चुकी है। क्या है साहब ये? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एयरपोर्ट के विस्तार की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर दी गई है कि 150 एकड़ में हम फैला देंगे, 600 करोड़ रुपए हम खर्च कर देंगे और क्षमता 2.5 करोड़ यात्रियों की क्षमता का हम एयरपोर्ट बनाएंगे। अभी इंदौर को इतना बड़ा होने में मुझे लगता है थोड़ा वक्त रहेगा। इंदौर की मैक्सिमम क्षमता अगर बात कर लेते हैं एयरपोर्ट की, जो अभी ये बताई जा रही है 43,45,000 यात्रियों की क्षमता तक पहुँचाएगा। अब 43-45 लाख और 2.5 करोड़ में मुझे लगता है कि 5 गुना का अंतर हो जाएगा। बात कर रहे हैं कि विस्तार करें, मेगा विस्तार करना चाहिए। इंदौर एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइटें बढ़ रही है, पूरे देश भर में दुनिया भर में कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अभी इतनी बड़ी बात जो की जा रही है कि हम 150 एकड़ ज़मीन की हमने डिमांड कर दी है हमें और इतने बड़े में हमें फैलावा करना है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। इतना बड़ा फैलावा करने की क्षमता मुझे नहीं लगता कि अब इंदौर में कहीं इतनी बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। और ठीक है, उम्मीद की जा रही है, पहल अच्छी है, करना ही चाहिए। 150 नहीं तो 75 एकड़ में तो बड़ा कर ही दीजिए। कम से कम आने वाले 25-50 साल की जरूरत तो पूरी हो ही जाएगी। सिंधिया जी ने इंदौर में घोषणा की 2000 एकड़ जमीन हम अधिग्रहित करेंगे। 2000 एकड़ जमीन पर इसका विस्तार होगा। चलो 150 एकड़ जमीन के साथ तो कामकाज शुरू हुआ। अब मैं इसी खबर से जुड़ी खबर बता रहा हूँ। एयरपोर्ट प्रबंधन एक और तो जहाँ श्री कृष्ण नगर, कान्यकुब्ज नगर, अंबिकापुरी एक्सटेंशन पे अनामति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है, जबकि पहले से ही यहाँ पर जनशक्ति नगर, पुलिस विभाग, इन सब ने निर्माण कार्य के अनामति प्रमाण पत्र जारी कर रखे हैं जिसे खत्म किया जाए। इसके बिना भी यहाँ पर विकास का कार्य नहीं हो पाएगा। ये प्रमोद द्विवेदी ने आज ये सवाल उठाया था और मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ आगे क्या स्थिति होगी तो समय बताएगा। हालांकि एयरपोर्ट को लेकर जो बात कही जा रही थी इंदौर में कुछ समय पहले, मुझे लगता है शायद एयरपोर्ट को लेकर उछाल आया था। नेमार रोड पर कहा जा रहा था बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है और जमीनों के जो है कौड़ियों के दाम की जो जमीनें थी वो सोने के दाम की आसमान तक पहुंच गई थी और ताबड़तोड़ इतने सौदे हो गए थे कि बाद में जो है उसकी जो हवा निकली, लोगों का इतना करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों का इतना पैसा जो वहाँ ज़मीनों में फंस गया। वे उम्मीद करके बैठे थे कि वहाँ पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इंदौर का बड़ा एयरपोर्ट लाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे लगता है वे लोग भी इस खबर को जब वे पढ़ेंगे समझेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि इंदौर एयरपोर्ट कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं पर उसका फैलावड़ा होने वाला है। एक और बात रही उसमें कि उस खबर को किसने जारी किया, कहाँ से छपी, इसकी जानकारी कहीं नहीं आई है। पर छपी खूब थी खबर, क्योंकि बाद में उसका खंडन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मामला कहीं से चले ही नहीं था। वो ये ठीक वैसे ही मामला जैसे MR10 पर जब ब्रिज बन रहा था तो उन्होंने कई जमीनों के नाम दे दिए थे कि ये सब जमीनें अधिग्रहित हो रही किसानों के। किसान डर गए और तमाम जमीनें जो है जादूगरों ने जमीन के जादूगरों ने सौदे करके रख लिए। बाद में पता चला कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है। अब फंस गए किसान। बाद में ज़मीनें अच्छी कीमत पर उन्होंने बेची। तो इंदौर में ज़मीनों का एक अलग खेल भी चला करता। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर रहे हैं। अग्निबाण खबर में 2 खबरें अच्छी है जिस पर बात कर रहे हैं हम। ये है खबरें ऐसी। हाँ, एक तो ऐसी हो रही नदी की सफाई, इधर गाद निकाली उधर नदी किनारे। नगर निगम का काम बड़ा गजब है। एक तरफ तो 2 JCB लगा रखी उन्होंने खान नदी को साफ करने के लिए। इस खान नदी की सफाई पर 3000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अभी तक। 3000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी ये नदी वही की वही बनी हुई है।
3,000 करोड़ रुपए आप किसको कहते हैं? नगर निगम का पूरा बजट होने के बाद में 2 बजट और हो जाए इसी काम को लेकर, अगर आप चाहो तो 1,000 करोड़ की तो वसूली नहीं हो पा रही नगर निगम, और 3,000 करोड़ रुपए इस गाद को हटाने पे खर्च किए गए खान नदी पे। एक तरफ तो खान नदी पे गाद निकाली जा रही, दूसरी तरफ नगर निगम के लोग ही उस साइड से कचरा उठा उठा के वापस नगर निगम का वहाँ पे गाद में डाल रहे हैं। तो हालत ये हो गई कि एक तो 25 जेसीबी उतार दिए वहाँ पे साफ सफाई के लिए, और 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी नदी वहीं की वहीं बनी हुई है। ये बरसाती नदी है और मुझे लगता है बरसाती नाला है, अब इसे मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, और इस नाले को फोकट में बहाने की कोशिश करने में रुपया जो बहाया जा रहा है उस पर थोड़ा नियंत्रण किया जाना चाहिए। उसका नॉर्मल वे में नाले का उपयोग किया जाना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं। क्या है जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बरसों से बात कही जा रही है कि खान नदी कब जो है नदी में तब्दील होगी। काल नाला मतलब कहा जा रहा है वो नाला कब नदी में तब्दील होगा, जो कभी नदी हुआ करती थी, कल कल बहा करती थी, करोड़ों रुपए तो रहे कल करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी वो क्यों नहीं तब्दील हो पा रही है, इसका सीता जागता उदाहरण ये जो खबर छपी है। इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था। शहर के एक जागरूक व्यक्ति ने इसका एक वीडियो बनाया जिसके अंदर वह दिखाया गया है कि नदी के एक तरफ जेसीबी पॉकलाइन चल रही है, जो नदी में से गाद निकाल रही है, वो गंदगी निकाल रही है, जिसने नदी को नाले में तब्दील कर दिया। और उसी की वीडियो को बनाते समय उसका जो व्यक्ति का जो कैमरा दूसरी तरफ जो घुमा है, वहां सामने नदी के दूसरे छोर पर जो नगर निगम के कर्मचारी जो है गंदगी जो है नदी में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये साबित करता है कि क्यों नाला नदी नहीं बन पा रहा है। आप 300 करोड़ के अगले 300 क्या 600 करोड़ रुपए भी आप और खर्च कर लोगे तो भी नदी को आप नाले में तब्दील तब तक नहीं कर पाओगे जब तक जो लोगों के स्वभाव में आप बदलाव नहीं लाते, जैसा आप सफाई में बदलाव लाए हैं। इस हाथ ले उस हाथ दे वाली स्थिति, इधर निकाला उधर डाला, एक तरफ संतुलन बनाया जा रहा था। एक और खबर है अग्निबाण की जिसमें हम बात कर लेते हैं, जो पिछले दिनों हादसा हुआ है जिसके अंदर एक परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई जलने के कारण। 1200 से उसके बाद में प्रशासन जाग गया। हमारा प्रशासन उसी के बाद जाग पाएगा, हर बार ये होता। भागीरथपुरा कांड हुआ, प्रशासन जाग गया। ट्रक हादसा हुआ, प्रशासन जाग गया। अब जैसे ही वो हादसा हुआ, प्रशासन फिर जाग गया। अब इसके बाद में 1200 से ज़्यादा इमारतों में फायर सेफ्टी को लेकर आज से फिर अभियान शुरू हुआ। अलग अलग टीमें बना दी गई हैं अलग अलग तरीके से। पर इन 1200 मकानों में जो बने हुए मकान हैं, इनके अंदर नक्शे के अनुरूप मकान बने हुए हैं या नहीं, इसको लेकर कोई इस पर आगे आप फायर सेफ्टी कर रहे हैं, पर मकान का डिज़ाइन ही ऐसा नहीं कि कहीं से उसमें ऊपर भागने या कूदने की कोई व्यवस्था कहीं पर भी हो। आधे से ज़्यादा मकान जो है बिना नक्शे के अनुरूप बने हुए नहीं है। अब आप इसमें जांच करा लीजिए, फायर सेफ्टी सिस्टम लगवा दीजिए, और भी जो लगवाना है, थोड़े दिन का माहौल है, इसके बाद सब सामान्य हो जाएगा, कोई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपने फायर सेफ्टी की बात के पहले आपने सवाल कर दिया कि मकान जो बने हुए हैं नक्शे के विरुद्ध बने हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कि जिसके लिए वजह से फायर सेफ्टी लगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर जगह छोड़ेगा भी क्यों कोई? बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि आप नक्शे के अनुरूप बनाने जाते हैं, घर के आजू बाजू जगह छोड़ते हैं हवा पानी के लिए, तो अब तो नगर निगम उस पर भी टैक्स लेने लगाएगा। जब हवा पानी के लिए छोड़ी गई जगह पर ही टैक्स देना है तो फिर छोड़ना ही क्यों है? फिर बात आती है फायर सेफ्टी की। फायर सेफ्टी की बात क्यों उठती है? फिर वही बात है कि भागीरथपुरा में जलकांड होता है तो शहर में सब दूर जो है पानी की जांच होती है, आपको शुद्ध पानी पिलाने की कोशिश हो जाती है। अगर आप बात कर लेते हैं कि ब्रजेश्वरी कॉलोनी में अग्निकांड होता है तो अब आपको फायर सुरक्षा की याद आ जाती है कि अब G+3 की जितनी भी इमारतें सब में आपको फायर सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं देखना आएगा। बड़ा सवाल यही उठता है कि अब 12,000 इमारतें बता दी कि उनकी जांच कर लेगी। कौन से आवासीय मकानों में फायर सेफ्टी सिस्टम लगते हैं? मैं नहीं समझता हूँ किसी आवासीय मकान, मैंने आज पहली बार सुना होगा भैया फायर, बहुत जिसकी जरूरत होती है वो लगा ले, बात अलग है, पर मुझे नहीं लगता कि वो फायर सेफ्टी सिस्टम घर में लगाता होगा 3 मंजिला मकान में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कौन सी वाली खबर है? प्रभात किरण में हेमंत ने डपटा युवा मोर्चा की हवा निकली। हाँ, एक खबर है, इसमें हम प्रभात किरण की बात कर रहे हैं आज कि सौगात बने फुटबॉल। अच्छा, पहली बार बन रहे हैं क्या? इंदौर से भोपाल तक लगी फटकार। इंदौर भागीरथपुरा जल कांड का, ब्रजेश्वरी कॉलोनी अग्निकांड के बाद भी नहीं मान रहे, और एक बार फिर युवा मोर्चा जो है वो रैली वैली निकालने की तैयारी कर रहा था। डांट वांट पड़ने के बाद में सब भूल भाल गए। क्या है सब पूरा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात वहीं आ रही है कि शहर में भागीरथपुरा से 36 मौतें होती है, अग्निकांड से 8 लोगों की मौतें होती है। ये पूरा मसला अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, लोग शहर में मातम छाया हुआ, उसके बावजूद नेता जो है
नेता अपनी मस्ती से बाहर नहीं आ पा रहे हैंगे। आपको बता दूं, महापौर पुष्य मित्र भार्गव की आज मशाल रैली निकलने वाली, इसको लेकर उन्होंने भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर को इंदौर बुलाने की तैयारी कर ली थी। इसके अंदर युवा मोर्चा के दावेदारों ने भाजी मारते हुए शहर में हल्ला करने की तैयारी कर ली, रैली निकालने की तैयारी कर ली, जिस पर संगठन कतई राजी नहीं है। अभी आपको मैं बता दूं, जब से ये कांड हुए हैं कोई नेता किसी जलसे का हिस्सा नहीं बन रहा है, कोई नेता ना, आपको बता दूं, किसी आयोजन का मैं हंसी ठुठली वाले आयोजन में शामिल हो रहा है, ना ही वहाँ के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि मातम के पीछे आप खुशियां कैसे मना सकते हैं, बात भी सही है। अब रैली निकालकर हल्ला मचाकर आप शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, शहर में क्या दिखाना चाह रहे थे, इसको लेकर बात प्रदेश संगठन तक पहुंची और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जो भोपाल से फटकार लगाना शुरू की है, सब सुस्त सावल में आ गए हैं और चुपचाप बैठ गए हैं। टेलर जो है, टेलर के इंदौर आते हुए जिन लोगों ने बढ़िया नए कलपदार कुर्ते सिला लिए थे वे सारे फट गए हैं। वजह सिर्फ इतनी है, लाखों रुपए की तैयारी हो चुकी थी, प्रदेश अध्यक्ष ने सारी तैयारी को धरी रहने दी और कहा सब अपने अपने घर बैठिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर की पहले पेज की खबरों की बातें हम बाद में करेंगे। पहले हम सामान्य स्थिति में आपको छोटी छोटी कुछ खबरें। ईरान युद्ध का असर ये हो रहा है कि इंदौर के आसपास जितनी भी छोटी एमएसएमई कंपनियां जो कहलाती हैं, साबुन सर्फ वगैरह बनाने फैक्ट्रियां, उनको कच्चे माल की भारी कमी हो रही है और कच्चे माल की भारी कमी होने के कारण यहाँ पर उत्पादन बंद हो चुका है। ये वो सामान सर्फ वगैरह बनाया करते जो छोटी छोटी लॉन्ड्री वगैरह इन लोगों को सस्ते सामान पर सस्ती कीमत पर मिलता था। अब उनके लिए मजबूरी होगी कि उन सब जगहों पर 15 से 20% कीमत बढ़ रही है। 1 अप्रैल के बाद आपको बहुत सारे सामानों की कीमतें बढ़ती हुई दिखेगी। एक खबर में और बात कर ले रहा हूँ मैं आपको। गैस एजेंसियों बात करने के बाद पता चला कि 9 माह से जिन लोगों ने गैस सिलेंडर नहीं लिए थे या जिन लोगों ने नंबर नहीं लगाए थे, वे तमाम लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। गैस कंपनियों के कहने के कारण गैस एजेंसी ने ब्लॉक कर दिए। कारण ये कि आपने 9 महीने से गैस क्यों नहीं ली। हालांकि सब केवाईसी वगैरह इनका पूरा था, वापस नए सिरे से जाके आवेदन करना होगा, उसकी प्रक्रिया होगी, उसके बाद में ही वापस कनेक्शन चालू होंगे। इसमें बहुत सारे कनेक्शन देखा जा रहा है कि पीएनजी कनेक्शन तो नहीं है, पाइपलाइन वाला कनेक्शन अगर होगा तो इन कनेक्शनों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी भी निकाली जा रही। तो 25,000 कनेक्शन पे इस समय ब्लॉक कर दिए गए शहर में, जिनको कनेक्शनों को गैस अब मिल नहीं रही है। जब ब्लॉक होकर जब मैसेज आना चालू होता भगदड़ मची हुई है। अब धीरे धीरे वापस दौड़ धूप चालू हुई है। एक और मामला ये है कि जो लोग गैस का सिलेंडर उठाने को तैयार नहीं होते थे उज्ज्वला योजना में, वो आजकल लाइन में लग के सिलेंडर ले रहे हैं। जैसे ही 25 दिन का समय खत्म हो नहीं रहा कि दूसरी बार फिर पहुंच रहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक में 3,000 रुपये तक अधिक से अधिक सिलेंडर बिक रहे हैं। तो इस समय सबसे बड़ा आपदा का अवसर जो है उज्ज्वला सिलेंडर वालों के लिए हो गया। लगभग सारी गैस एजेंसियों पे उज्ज्वला के सिलेंडर साफ हो चुके हैं। मतलब जहाँ जहाँ भी थे लगभग सब ने अपने अपने सिलेंडर उठा लिए। जिनके थोड़े बहुत ब्लॉक हुए हैं वो भी दौड़ धूप करके अपने कनेक्शन उठा चुके हैं। क्या है साहब? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उज्ज्वला वालों का तो मुझे लगता है कि वो सब भविष्य उज्ज्वल हो गया है। कुछ नहीं था अभी तक, भले वे सिलेंडर से जो है खाना नहीं बनाते होंगे, पर उनकी डिमांड इतनी हो गई, कनेक्शनदारियों को ढूंढा जा रहा है। जैसा कोविड के जब नोटबंदी के वक्त कहा ढूंढा गया था, उन लोगों को ढूंढ कर उनके खाते में नोट बदला दिए गए थे जिनके खाते में कभी 2-2.5 लाख रुपए जमा नहीं हुए थे। वैसे ही ये उज्ज्वला टंकी में भी यही किया जा रहेगा। अब मैं आपको दोपहर कुछ व्यापार की खबरें, दोपहर की जो पहले पेज की खबरें बता देता हूँ। हमने आपको इसी प्लेटफॉर्म से कहा था कि हमने गैस एजेंसी से अलग अलग बात की थी जो इंदौर में, और सब ने कहा था कि सरकार को सच बोलना चाहिए। अगर गैस का संकट है तो गैस सिलेंडरों को आधा या तो 10 किलो भर दिया जाए या 8 किलो भर दिया जाए और इस पर बाकायदा स्टिकर लगा दिए जाए 8 किलो के। तो कोई ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होगी, वजन भी बराबर हो जाएगा। कंपनी में उसका सिस्टम बना हुआ है। कंपनी को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, वो 14 किलो की बजाय 8 या 10 किलो भर के दे सकती है। इसमें ये होगा कि 1 लाख सिलेंडर पर 40,000 सिलेंडर अतिरिक्त तो भरा जाएंगे। ये तय हो गया है कि अब जो युद्ध चल रहा है इराक का, अमेरिका की युद्ध और बढ़ेगा। इसके बढ़ने का सबसे बुरा असर भारत पर ये होगा कि प्राकृतिक गैस का जो हमारे यहाँ आपूर्ति ओमान से होती थी वो नहीं हो रही है। और उसी के कारण जो हमारे जो ये 1-1, 2-2 टैंकर आ रहे हैं जिनके बारे में बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है कि आज एक और सिलेंडर, एक और गैस का जहाज आ गया है। 1 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं है इनमें। अगर ये गैस की आपूर्ति की जाएगी तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। ये हमारे यहाँ 5 से 7 दिन की गैस की व्यवस्था है अभी, इसलिए हम चल रहे हैं। हम और कहीं से गैस लेते हैं। हम अमेरिका से जो गैस खरीद रहे हैं वो 1.5 गुना महंगी पड़ रही है, क्योंकि उसका आने जाने का भाड़ा इतना लग रहा है हमको, और बहुत महंगी कीमत पर हमको वो गैस उठाना पड़ रही है। तो सरकार ने अंततः तय कर लिया, जो मार्केटिंग कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने सरकार को सुझाव दिया है कि कृपा करके जो है 10 किलो के सिलेंडर कर दिए जाएँ घरेलू सिलेंडरों में। 93% घरेलू सिलेंडरों में LPG की आपूर्ति होती है। तो एक बार अगर भर जाएगा और थोड़ा भी किफ़ायत से चलाएगा तो 1 महीने का काम हो जाएगा।
तो 2-2 महीने हम लोगों को खींच सकते हैं। इस तब तक युद्ध में कुछ ना कुछ तो हालात बदलेंगे। हमारे यहाँ 74% खपत बढ़ गई है LPG सिलेंडरों की। एक खबर ये है कि जैसे ही आज ट्रंप ने घोषणा की अगले 48 घंटों के अंदर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया जाएगा, हारमुज खाड़ी नहीं खोली तो इधर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत के लिए कतई तैयार नहीं है। अब वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गया है। अब ये माना जा रहा है कि अगले 18 घंटे 20 घंटे जो भी घंटे बचे होंगे, मुझे लगता है आज रात तक, इसके बाद में एक बड़ा हमला जहां अमेरिका करने की कोशिश करेगा हारमुज खाड़ी पे, और हारमुज खाड़ी पर ईरान भी अपनी पूरी तैयारी करेगा। 1000 किलोमीटर में ईरान की सीमा उससे लगी हुई है हारमुज खाड़ी से। जहाँ से मौका मिलेगा वहाँ से वो जहाज़ों पे हमला करेगा। इसलिए अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि हारमुज खाड़ी से जहाज़ निकाल ले। युद्ध के कारण और भी जहाज़ों का निकलना वहाँ से कठिन हो जाएगा। इससे और बड़ा नुकसान होगा, कई देशों को बहुत भारी नुकसान होगा। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में अवतरित होकर बोलना पड़ा कि अब देश बड़े संकट की ओर पहुँच गया है। हालांकि 2-3 दिन तो चुनाव में लगे थे वो, पर चुनाव के बीच में उनको समझ में आ गया कि अगला महीना बहुत ख़राब है गैस को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। तो संकट आने वाला बहुत कठिन है, सभी के लिए कठिन होगा। आपूर्ति भी कम हो गई है। दूसरा, उद्योगों में उत्पादन पूरी तरह से टूट गया है। 30% उत्पादन टूट गया और टैक्स की बहुत गत बन गई और रुपया 94-95 पहुँच गया है। वहीं हालत ये हो गई कि 16,000 रुपये सोना, 16,000 रुपये के लगभग आज चांदी टूटी है और 8,000 अब तक का सबसे बड़ा गिरने का रिकॉर्ड बनाया है। और माना जा रहा है कि अगर युद्ध अगर थोड़ा भी शुरू हुआ तो इसमें और बड़ी गिरावट सारे लोगों को देखने के लिए मिलेगी। हालत ये रही तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला समय जो है भारत के लिए आर्थिक स्थिति से बहुत वो होगा। और आप मान के चलिए कि अप्रैल से आर्थिक आपातकाल लगने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि हमारा रिजर्व जो है, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। और दूसरी ओर रिजर्व में हमारा जो कच्चा तेल वगैरह हमको तत्काल भाव पे खरीदना पड़ रहा है, उसके कारण 18 अरब डॉलर सुहा हो गए हैं। रुपया टूट गया, उसके कारण भी सुहा हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हालत ये है कि देश को एक नए आर्थिक संकट के बीच से अब निकलना है। अब सरकार इसमें क्या अपना निर्णय करके फैसला कर पाती है तो सरकार बताएगी, पर आने वाला समय जो है वो कठिन होगा, महंगाई के रूप में भी, रोजगार के रूप में भी और व्यवसाय के रूप में भी। तो ये तो थी वो जानकारियाँ जो हमने आपको दी। आज कच्चे तेल में आग लग गई, 118 के ऊपर पहुंच गया। मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध छिड़ा तो 130-135 तक कल पहुंच जाएगा। तो ये वो जानकारियाँ थी जो हमने आपको दी। ये तमाम जानकारियाँ हम एक प्लेटफॉर्म पर इसलिए दे देते हैं आपको, ताकि आपके लिए बेहतर हो कि आपको कहीं अन्य जगह जाकर खबरों के लिए इंतज़ार न करना पड़े। मात्र 12 से 13 मिनट के अंदर हम पूरा कार्यक्रम आपको और शहर की वो चुनिंदा खबरें हम आपको बताते हैं जिससे जिन खबरों से आपका जुड़ाव हो। और ये वो खबरें जो इस शहर के बारे में फैसला करती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके जीवन और जेब से जुड़ी हुई खबरों को ही आधार बनाते हैं। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने साथियों तक लिंक जरूर देकर प्रसार करिए, ताकि हमें भी इसका सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।